तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएसआई या फिर जो भी आपका एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम, जहाँ पर संविधान आती है, मूल विधि आती है, सामान्य ज्ञान आती है। तो यहाँ पर मिक्स प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस अधिनियम अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो पहले का आंसर, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के। अब इसको समझ लेना थोड़ा, अगले प्रश्न से आते हैं। तो थोड़ा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूछा जाता है जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे किस देश से लिए गए हैं? हाँ, सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें तो हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य इस समय पर हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। और ये किसके सिफारिश से जोड़े गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की जो सिफारिश थी उसके द्वारा जोड़े गए थे। और कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो ये 42वें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे हमारे मूल कर्तव्य। अब हम बात करें जो लास्ट वाला 11वां मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था हमारा जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था इसकी बात करें तो ये हमारा हुआ था सन 2000 में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको हमने प्रश्न बता दिए हैं कि ये जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे सोवियत संघ से लिए गए हैं और किसकी समिति के द्वारा लिए गए थे? तो ये लिए गए थे हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और ये कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और कौन से भाग में जोड़े गए? तो भाग हमारा हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। मैंने कई एक प्रश्न से काफ़ी प्रश्न आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 5, तो इसकी जो धारा थी वो थी धारा 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो तो जाएगा 3। अब अगर हम बात करें कि घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है, तो घरेलू हिंसा में मानहानि आ जाएगा, है ना, शारीरिक दुरुपयोग आ जाएगा, लैंगिक दुरुपयोग आ जाएगा, मौखिक भावात्मक दुरुपयोग या आर्थिक दुरुपयोग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको बात बताना भूल गया, जो ये है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 तक, शायद 55 या 55 तक जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछले वीडियो जब हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें ले लिए थे। ये क्वेश्चन दोबारा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में भी 100 तक जाएंगे टोटल क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है कि भारत में कागज का सबसे अधिक, भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो सबसे अधिक कारखाने की बात करें तो ये हमारे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी दीदी, ओके। अगला है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो भाई जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 56, ओके। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, उससे पहले ही अगर पुलिस को शक हो गया, ठीक है, तो वो उसे पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। ये एक अधिकार है, पुलिस को दिया गया है, ठीक है। तो ये CRPC की धारा जो है 151, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और हाँ, इसमें मजिस्ट्रेट के आदेश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें वारंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो अपराध कर देगा, तो अपराध से रोकने के लिए
अगला प्रश्न है, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? बिल्कुल भाई, मोबाइल फ़ोन तो सबसे बड़ा साइबर लॉ की मेन चीज़ आजकल के समय में। आजकल कंप्यूटर का यूज कौन करता है? मेन तरीका तो मोबाइल का ही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। बाद में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ, मतलब भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो है हमारा पुडुचेरी में। और ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में, ठीक है। और जो अगर एक बात और पूछें, जो पुडुचेरी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, ग्रेनेड की प्रभावशील रेंज कितनी होती है? तो अगर हम ग्रेनेड के प्रभावशील रेंज की बात करें तो ग्रेनेड अलग अलग तरह के आते हैं। छोटे ग्रेनेड भी होते हैं, बड़े ग्रेनेड होते क्या ठीक है। तो उसके अगर हम पावरफुल की बात करें तो वो 30 मीटर से अधिक ज़्यादा ऊपर तक विस्फोट कर सकता है, ठीक है, 30 मीटर से ज़्यादा। ओके, अगला है ऑस्टिलैंगो ट्रेस्टिसी क्या है? तो ये एक पादप का रोगाणु है ना, पादप रोगाणु। पादप रोगाणु मतलब जो ये गेहूँ होता है ना, गेहूँ में धब्बे से पड़ जाते हैं, वो इसी रोगाणु के कारण पड़ते हैं, ठीक है। कौन सा जैव निम्नीकरण है? यहाँ पे पूछा है कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ है। खांसी आ रही बहुत ज़्यादा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहली बात अगर हम बताएं कि जैव निम्नीकरण क्या है, वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कागज है, इसको अगर हम कहीं डाल देते हैं तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अब बात करें फ्रक्टोज क्या होते हैं? तो फ्रक्टोज जो फल जो होते हैं उनमें जो मिठास होती है, फल की मिठास होती है, वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है। तो मिठास मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और हाँ, इसे मतलब फ्रक्टोज को हम फलों की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई फल खट्टा है तो वो किस कारण होगा? तो वो हमारा, अगर फल में अम्ल की मात्रा होगी उसके कारण वो खट्टा होगा। अगर मीठा है तो वो फ्रक्टोज के कारण होगा। बात समझ में आ गई होगी हमारी। अगला है, लाख किससे बनाई जाती है? लाख किससे बनाई जाती है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार के कीट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको कभी और बता दूंगा। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो रेड वुड नाम का जो पौधा होता है वो विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। और अगर हम बात करें ये कहाँ पाया जाता है, ये एक तटीय पौधा है, तो तटों पर पाया जाता है। यहाँ पर कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए? यहाँ पर ये पूछा है कि अगर कहीं किसी बच्चे को मतलब क्या होता है जब मुस्लिम कोई पकड़ा जाता है, गवाह, हाँ गवाही देनी होती है। अगर किसी बच्चे को गवाही देनी हो, अगर उसने कोई जुर्म को देखा हो, अगर वो गवाही देगा तो उसके लिए उसके गवाही देगा, उसे उसके घर पे ही गवाही देने की जो एज होती है कि अगर इतनी एज से कम है तो उसे उसके घर पर ही गवाही देनी होगी। तो भैया 15 वर्ष से कम का कोई बालक या बालिका है, उसने किसी जुर्म को देखा है, उसे बताना है सरकार को। अगर उसका स्टेटमेंट चाहिए सरकार को तो उसके घर पर जाना होगा, ठीक है। और जो भी अधिकारी या जाएगा, पुलिस या अधिकारी, तो उसे सादे कपड़ों में जाना होगा। ये नहीं कि पुलिस ड्रेस में ही पहुंच गए, उससे स्टेटमेंट लेने लगे कि इसके बारे में बताओ, तो बच्चा डर सकता है और अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकता है। अगला है, एक्वा बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सॉरी, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत बताओ भाई।
तो वही एक्स्ट्रा बायोलॉजी के अंतर्गत बाह्य अंतरिक्ष में जीवन किसके अध्ययन किया जाता है? हाँ, ये है कि बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बेसिक समझ लेते हैं। अगला प्रश्न जाएंगे 67। अगला है वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता था? तो भाई देखो, 1913 का जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसमें बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाता था, लेकिन हमारी जो नई सरकार थी उसने इसमें कुछ परिवर्तन किया था। हाँ, यही हमारी मोदी सरकार ने इससे बदल दिया था। ठीक है, तो पहली बात बता दें कि वर्ष 2013 की बात हो रही है, जहाँ पर जो अधिग्रहण किया जाता था वो सिर्फ बंजर भूमि का किया जाता था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हुए हैं। तो बदलाव को आप पढ़ सकते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बात हो रही है 1972 की बात हो रही है या 2002 की। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ पर हमारा सिंपल है, आंसर तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका अपना एक अलग सिस्टम है, वन्य जीव कानून वहाँ का अलग है, तो वहाँ पर ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो वह जो कैरोटीन प्रोटीन है उंगली के नाखून में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जो कैरोटीन प्रोटीन है वो हमारा उंगली के नाखून में पाया जाता है। अगला है, रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? तो जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगर हम बात करें कब की थी, तो ये की थी 1905 में। 1905 में रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था रॉबर्ट कोच को। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो जो मानवाधिकारों का प्रथम जो सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, वो हमारा कहाँ पर, राज्य पूछा है ना, मानवाधिकार। ओके, तो ये तेहरान में किया गया था, तेहरान में। अगर हम बात करें कब किया गया था, तो ये 22 अप्रैल से 13 मई तक किया गया था 1968 1968 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली नहीं, ध्यान नहीं रखनी, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डीप में ना पढ़ो तो बेहतर रहेगा। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? तो जो सिट्रस फल होते हैं इनमें सबसे अधिक विटामिन सी होती है। ठीक है, और विटामिन सी का अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो विटामिन सी पहले ऑप्शन लगा देते हैं। अगर हम विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगला तो सीपीयू का पूरा नाम 73, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये तो सभी को पता होगा। सेंट्रल सही है ना, प्रोसेसिंग होता है, प्रोग्रामिंग इसमें लिखा हुआ है 73, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पे गलत टिक लगा दिया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तो कॉमन चीज़ है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। अगला है, लोकहित बाद दायर किया जा सकता है। लोकहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे भाई है भैया, अगर किसी के साथ अनित हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर आप तुम देख रहे हो कि हाँ उसके साथ अनित हो रहा है या किसी के साथ किसी के साथ बाल शोषण हो रहा है या बाल श्रम किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ
ये आप दायर कर सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको दायर कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना? तो लक्षद्वीप के लोग जो हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं, मलयालम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, है ना? लक्षद्वीप अरब सागर का एक द्वीप है ना, और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो एक मैंने पीछे आपको केंद्र शासित प्रदेश बताया था, यहाँ पर एक और लक्षद्वीप जो है हमारा वो केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्रों को परिभाषित किया गया है? तो अगर हम षड्यंत्रों की बात करें तो ये हमारा 120 का हो जाएगा। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्रों को। लेकिन अगर दंड की बात करें, अब किसी को दंड देना है तो 120 खा हो जाएगा, है ना? इसी में 120 में ही दंड का प्रावधान है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 100 ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बात की जाए दंड की बात की जाए, यहाँ पे सिर्फ षड्यंत्र की बात हो रही है, तो षड्यंत्र का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो इसको माना गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 78 पे पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न है, चक्रवात किसे कहते हैं? किसके कारण आता है, किसके कारण आता है, किसे नहीं कहते, फिर वो परिभाषा हो जाएगी। तो भाई ये इसको हम परिभाषित अगर करें तो ये दरअसल वायु दाब के कारण होता है, जिसमें गर्म हवाओं और ठंडा हवाओं का कुछ मिक्स होता है, और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी हवाएं होती हैं नीचे से जाके ऊपर को जाती हैं, इस कारण ये हमारा चक्रवात बनता है। यहाँ पर जो मेन बात ये है कि जो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, मतलब पृथ्वी जो हमारी है ये पृथ्वी है। ठीक है, हम बात करें यहाँ से दो भागों में बटी हुई है, ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध जो चक्रवात चलते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो ये बात आपको और बतानी चाहिए। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट क्या है? तो डोलोमाइट एक कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अफसादी सेल वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर डोलो मतलब मैंने जो बात बताई वो भी सही है, लेकिन अगर हम इसमें ऑप्शन में नहीं तो भी वो अफसादी सेल हो गया। ठीक है, इसलिए मत कहना कि पहले कुछ और बोल दिया कुछ और। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो भाई लाइक करते चलना वीडियो को। अगला है, भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? तो भैया भूमध्य सागर और हमारा जो लाल सागर है इन दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, अगर स्वेज नहर की निर्माण की बात करें तो ये 1859 में बनाई गई थी, 1859 में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, याद चाहो तो वैसे इतना पूछेगा नहीं, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला है, परिवहन वाहन नियंत्रक परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? तो भाई ये हमारा 5 साल के लिए वैध होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता होगा। वोल्गा कहाँ की नदी है? तो वोल्गा जो हमारी नदी यूरोप की है वैसे तो, और डीप में बात करें तो रूस की हो जाएगी, है ना? हाँ, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3692 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पे ख़त्म होती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, और ये रूस की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। तो वोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, है ना, और इसकी लंबाई जो है 3692 किलोमीटर, 3692 किलोमीटर है, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे,
नॉरमैंडी नॉरमैंडी बीच कहाँ पर है? तो भाई नॉरमैंडी बीच फेमस क्यों हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोला था, मतलब हिटलर जी के ऊपर हमला किया था। तो ये जो हमारा इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रांस में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब ये फेमस क्यों हुई? क्योंकि जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ था, मैंने द्वितीय विश्व युद्ध का एक वीडियो तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने पब्लिक नहीं किया, मतलब मैंने अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पर, लेकिन पब्लिक नहीं किया। मैंने बहुत ही अच्छा स्टोरी के रूप में बताया कि क्या हुआ था। मतलब विश्व युद्ध होता क्या है, जब बहुत सारे देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं तो उसे विश्व युद्ध ही कहते हैं। दो विश्व युद्ध हुए थे, तो पहले क्या था, पहला वाला विश्व युद्ध को माना गया था कि सबसे विशाल युद्ध है, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें और ज़्यादा लोग मारे गए। दरअसल जो हमारे कौन हिटलर जी थे ना, उन्होंने अपने आप को, अपने उसको साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में बहुत से देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो उन देशों ने भैया मिलके और उनके साथ ही आते थे, तो वो सब हो गया। ठीक है, उसका कभी आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अगला है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का हुआ था हमारा, कहाँ पर हुआ था, किसने किया था? बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। और 5वीं तो हो गई हमारा हर्षवर्धन, और हुआ कहाँ पे था? तो ये कन्नौज में हुआ था। ठीक है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कन्नौज में हर्षवर्धन के काल में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा किसके में हुआ था? तो चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। चौथा कनिष्क के समय में बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें तीसरा किसके समय में हुआ था, तो तीसरा जो हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। तो तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में, और 5वां हर्ष के समय में। याद रखो जो 5वां हुआ था वो कन्नौज में हुआ था। अब एक बात फिर से देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन से आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो पहला है वो ये कह रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुआ था? तो वो हर्ष के काल में हुआ था, कन्नौज में। उसके बाद में तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था अशोक के काल में, है ना, अशोक के काल में। और चौथा हुआ था कनिष्क के काल में। तो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। अगला है महाभाष्य किसकी रचना है, मतलब किसने लिखा है? तो महाभाष्य लिखा है हमारा नहीं, महाभाष्य किसने लिखा है? तो ये पतंजलि ने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमें दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें तो कुछ खास बताने को है नहीं। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो ये यूनानियों ने किया। ऑप्शन नंबर सी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में जहाँ डीप नहीं बताया जा सकता, उन्हें ऐसे ही रट लिया करूँ। नए मंत्रियों को शामिल किया, विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया था? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 19। तो 19 वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, एक बात और कि जब मैं 50 क्वेश्चन कह रहा हूँ तो इसमें ज़रूर एक आध क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके देख लेना। हमारे जो और साथी है वो वीडियो देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो वो नीचे कमेंट में बता देते हैं। तो आप लोग देख लेना, ऐसा ना हो कि एक मेरे क्वेश्चन की वजह से आपका कोई लॉस हो जाए। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता 100% हर कोई सही दे सकता है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। अगला है गुप्त वंश किस वर्ष में शुरू हुआ? तो गुप्त वंश जो हमारा शुरू हुआ था वो संवत 1319 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और चित्र के द्वारा। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो भाई चमगादड़ की ध्वनि जो होती है वो पराश्रव्य होती है। पराश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, है ना। जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसे पराश्रव्य बोलते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अपश्रव्य कहते हैं। अब ये
चमगादड़ होती है ना, वो पराशब्द ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम, क्योंकि वो देख तो आंखों से देखती नहीं है, वो ध्वनि छोड़ती है और उसी को रिसीव करके पता कर लेती है कि आगे कौन सा क्या है। ठीक है। विश्व की छत, तो भाई पामीर पठार, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी। तो ये इंपॉर्टेंट भी है ना। और ऊपर मैंने बताया 20,000 हर्ष और यहाँ पर 20,000 फुट हो जाएगी इसकी औसतन ऊंचाई, 20,000 फुट वहाँ पे हर्ष की बात हुई थी। ठीक है। तो ये इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न भी देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। हाल ही में संपन्न गौरी बेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के खिताब निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो इसका जो हमारा, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वैसे आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो भाई ब्लैक पगोड़ा तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम कहें कि कोकण का सूर्य मंदिर तो तुम तुरंत बता दोगे, है ना। तो भाई कोकण के सूर्य मंदिर को ही हम ब्लैक पगोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में ऑप्शन दिया गया है। कहाँ है? ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोकण का सूर्य मंदिर है ना, तो भैया कोकण का सूर्य मंदिर है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। वैसे कहाँ स्थित है तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डाउट हो। तो भैया ये जो हमारा है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा जो राज्य है उसमें एक जिला और है, पुरी जिले में स्थित है। ठीक है। और इसे बनाया किसने था? नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था, गंग वंश के शासक थे वो। ठीक। तो मैंने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? तो नाइट्रोजन दायक फसल की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा बाकला। बाकला कहाँ पे है? फलियां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक भैया जिन्ना साहब कहाँ हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो पहला विश्व वित्त आयोग हमारा गठित किया गया था 1951 में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, 1951 में। चलिए, इसके बारे में चाहो तो मैं बता दूं कि इसका जो आधार है वो अनुच्छेद 280 का है। ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा भाई, बहुत लंबा वीडियो होगा, मुझे पीना जाना है अभी पानी। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। भारत के क्षेत्रीय परिषदों की संख्या, भारत के क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उनके नाम बताओ तो वो बता सकता हूँ। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा। पहला जो हमारा हो जाएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा हो जाएगा, देखो कुछ नहीं, परिभाषा उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, भी एक और है मध्य। ठीक है। तो काफ़ी आसान है, अगर पूछ लिया क्षेत्रीय परिषद तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी, तो कुछ याद ही नहीं करना है ना। और इसमें जो क्षेत्रीय परिषद होता है ना, इसका गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला लास्ट कहाँ है यार? सभी रकमों जो प्राप्त या वितरित की गई हैं थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज की जाएंगी? तो भाई ये जो दर्ज की जाएंगी वो हमारी पुलिस पत्र 214 में की जाएंगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। अब तो तुम लोग UPSI बनो, मतलब SI बनोगे तो तुम्हारे अंदर में ये थाने आने होंगे, तो तुम्हें समझना चाहिए, आना चाहिए ना। भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला शेयर बाजार मुंबई होगा ना, कि मुंबई होगा? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। भैया शेयर बाजार होता क्या है?
इसे हम शेयर बाजार को ही अर्थव्यवस्था का वैरीगेटर भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना मुंबई में सबसे पहले हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। 1857 में। तो इससे पहले क्या होता, शेयर खरीदने के लिए लोग ऐसे ही पेड़ों के नीचे खड़े होकर खरीदा बेची करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी तो इनके लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई। ठीक है, कब कर दी गई थी? 1874 में। और उसी को हम बोलते हैं दलाल स्टेट का नाम आपने सुना होगा, है ना। वहाँ पे दलाल बैठते थे और ये सब शेयरों को खरीदा बेचा करते थे। लास्ट है, निम्नलिखित में किस केस के, ओके तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, काफ़ी लंबा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो 100 क्वेश्चन मैंने, मतलब 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मूल विधि की बात हो, संविधान की बात हो और सामान्य ज्ञान से मिलाकर दे दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, तो थोड़ा सा सहयोग आपको भी दिखाना है। कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इतना तो करना ही है। अगर और ज़्यादा प्रेम जता रहे हो तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करते जाना। बाकी अगर कुछ ना हो पाएगा तो मैं पैसे कट रहे हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुमने वीडियो को सही मतलब लाइक दे दिए तो इसका पार्ट और ले आएंगे जिसमें और भी आपको क्वेश्चन इसी तरह के मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। बंद।